ये थोड़ा लंबा चलेगा टॉपिक, ठीक है। आज केवल इसका इंट्रो और समरी करके थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। बिहेवियरिज्म में कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है बिहेवियर, अर्थात व्यवहार। एक सेकंड रुकिएगा, ये मोटर चला के लोग सो जाते हैं घर में। तो हम लोग देखते हैं बिहेवियरिज्म में कीवर्ड क्या है। बिहेवियर, बिहेवियर एक ऐसी चीज है जिसको बाहर से देखा जा सकता है। इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता था? बाहर से कुछ भी नहीं दिखता था। आप व्यक्ति को जो है स्वयं का इंट्रोस्पेक्शन खुद करना होता था, है ना। बिहेवियरिज्म में क्या है? जो चीज बाहर से दिखेगी, बिहेवियर। तो इस पर फोकस था। बोला क्या गया? स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। कोई भी चीज हम लोग में रिएक्शन या रिस्पॉन्स इवोक करता है, ठीक है, तो उसके लिए चाहिए होता है क्या? स्टिमुलस। तो जब स्टिमुलस चाहिए होगा तभी तो रिस्पॉन्स आएगा। हाँ सर, ठीक है। तो रिस्पॉन्स तो देखा जा सकता है, प्रतिक्रिया तो देखी जा सकती है। क्रिया के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया आएगी उसको तो आराम से देखा जा सकता है। हाँ, देखा जा सकता है। तो यही चीज जो है इसका आधार था। तो ये लिख लीजिए, बिहेवियरिज्म का आधार था स्टिमुलस डैश रिस्पॉन्स मॉडल। स्टिमुलस के बाद क्या बोले सर? स्टिमुलस डैश, ठीक है, बीच में एक डैश दे दीजिए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। ठीक है, मेन चीज यही है। बाकी ये सब है किताबी बातें, ठीक है। मेन हम लोग का फोकस है समझने का। तो बुक की बातें तो खैर बुक में भी मिलेंगी, और बुक भी पढ़ना ही है आप लोगों को। तो तो हम लोग अब क्या देखते हैं कि बिहेवियरिज्म में जो है किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है सबसे पहले। स्किनर का नाम आता है, ठीक है, पावलोव का नाम आता है, इन सब लोगों का नाम आता है। तो ये लोग का नाम क्यों आता है? वाटसन का नाम आता है क्योंकि ये लोग आगे जाकर के इसमें काम किया। लेकिन बिहेवियरिज्म की शुरुआत कैसे होती है? देखिए, हम लोग की इंट्रोस्पेक्शन इसका विपरीत है ना। बिहेवियरिज्म का बिल्कुल विपरीत क्या है? इंट्रोस्पेक्शन। उसमें अंदर की तरफ देखते हैं। अब भीतर माइंड के अंदर क्या चल रहा है, आदमी क्या महसूस कर रहा है, वो बाहर से कैसे दिखेगा? जैसे एक अपेक्षा जो है अक्सर इमेच्योर लोगों के मन में होती है, जिनमें मैच्योरिटी की कमी होती है, कि हमको कोई नहीं समझता है, मेरा बात कोई नहीं समझता है। आप किसी को रिवर्स करके देखो कि क्या आप अगले के मन की बात को समझ पाते हो कि अगला क्या चाह रहा है, या अगला क्या सोचता है, अगला कैसे देखता है? नहीं। तो जब आप अगले के मन की बात को नहीं समझ पाते हो, उसके भावों को नहीं समझ पाते हो, अगर वो अगला ना बोले ना एक्सप्रेस करे, अगर चुपचाप एकदम रह जाए, बताए ना पसंद नापसंद कुछ भी, तो आप कैसे समझेंगे? आप नहीं समझेंगे। तो वैसे ही आपको भी नहीं समझा जा सकता है। कोई नहीं समझ सकता किसी भी ह्यूमन को जो बिहेवियर, मतलब जिसका बिहेवियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप गुस्सा हो या आप नाराज हो, आप में निराशा है, कैसे पता चलेगा अगले को कि निराशा है, ये है, वो है? तो कई बार ना लोग ये मूर्खता वाली अपेक्षाएं पाल लेते हैं कि नहीं अगला समझेगा, अगला ये समझेगा, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं कि अगला समझेगा ही।
तो यही चीज है बिहेवियरिज्म, इसी बात है। इंट्रोस्पेक्शन जो आप करते हैं, आप अपनी चीजों को अंदर अंदर ना ऐसे देखते हैं, मन की आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि आप चेतनावस्था में, आपके बाद जो दूसरा बॉडी है वो डिफरेंट यूनिट है, भले ही आपके साथ होगा, बहुत नजदीक होगा, वो कैसे समझेगा? ठीक है, वो सेपरेट है आपसे। तो यही चीज है कि बिहेवियरिज्म इसी बात पे फोकस करता है कि यार जो चीज बाहर से दिखेगी उसी चीज को तो समझा जा सकेगा ना, आउटवर्डली जो ऑब्जर्व हो सकता है। कभी कभार मान लो कि अंदर की चीज को समझ सकते हैं, पर वो भी क्या होता है, गेस वर्क होता है, रीजनिंग होता है, लॉजिक होता है। कई बार हम लोग उस तरीके से दूसरे के मन की बात, अंदर की बात को समझ जाते हैं, पर ये ऐसा थोड़ी है ना कि हर हमेशा समझेंगे। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का हर हमेशा आप नहीं समझ सकते कभी भी किसी को भी। तो ये बिहेवियरिज्म जो है, ये आउटवर्ड बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की बात करता है। अरे, आउटवर्ड बिहेवियर ओनली, सिर्फ आउटवर्ड बिहेवियर की बात करता है। ठीक है, जो बाहर से दिखा जा सके। अब अंदर अंदर क्या चल रहा है इसकी बात ये नहीं करता। इवन बिहेवियरिज्म इसकी बात नहीं करता है। कुछ एक लोग बिहेवियरिज्म में इतने कट्टर थे इसके प्रति कि बोलते थे नहीं वो सब कुछ होता ही नहीं, जो होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है। तो ऐसा थोड़ी ना है, हम लोग अपने अनुभव से भी जान रहे हैं कि खाली स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं होता है, मानसिक प्रक्रियाएं भी होती है। तो जब इन्होंने, क्या हुआ कि ये कब आया बिहेवियरिज्म, कब आया? कहते हैं कि जहाँ पे कोई गैप होता है ना, कोई समस्या होती है, तभी तो समाधान आता है। पहले समस्या आती है, फिर समाधान आता है। तो समस्या क्या है? एक्चुअली में समाधान तक पहुंचने की सीढ़ी है। अगर समस्या आएगी नहीं तो समाधान कभी भी आएगा नहीं। तो नई चीजों का जो आविष्कार होता है, नई चीजें जो अस्तित्व में आती है, कैसे आती है? समस्या के रास्ते ही आती है। तो हम लोग क्या देखे यहाँ पे, नई चीज थी बिहेवियरिज्म। समस्या क्या थी कि साइकोलॉजिस्ट लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी इंट्रोस्पेक्शन का यूज करके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो ऐसे में जो है इन लोगों ने बोला कि यार माइंड को ना ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं किया जा सकता। अब इंट्रोस्पेक्शन जो होगा, तो इंट्रोस्पेक्शन क्या होगा? सब्जेक्टिव चीज है। इंट्रोस्पेक्शन इज, इंट्रोस्पेक्शन क्या है? सब्जेक्टिव चीज है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। तो जब सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव के लिए कोई रूल बनाया जा सकेगा, कोई थ्योरी बनाया जा सकेगा, कोई लॉ बनाया जा सकेगा? नहीं। सबके अपने अपने सत्य है। तो फिर सत्य क्या है? कोई सत्य नहीं है। तो इस तरीके से जो है बिहेवियरिज्म जो है आता है सीन में। ठीक है, इसकी एंट्री होती है कि जब इंट्रोस्पेक्शन सब्जेक्टिव हो रहा है, तो सब्जेक्टिव होने से क्या है कि हर व्यक्ति के अपने अपने सत्य। ठीक है, तो इससे ये प्रश्न उठता है, तो फिर सबका सत्य क्या है? सबका अर्थात कॉमन, कॉमन सत्य या लॉ या थ्योरी कहेंगे हम। आप लोग को जब साइंस के बारे में पढ़ा रहे थे, साइंटिफिक थिंकिंग और ये वो चीज, रिसर्च मेथड के बहुत प्रारंभिक दिनों में जब हम लोग थे, तो आप लोग को याद होगा कि हम एक समय का जिक्र जिक्र किए थे, कालखंड का, वैज्ञानिक इतिहास में, कि जिस समय लोगों को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश थी। ठीक है, कि कोई एक ऐसी थ्योरी होगी जिससे सब कुछ पता चल जाएगा, है ना, कुछ ऐसा ज्ञान होगा जिससे हर कुछ एक्सप्लेन किया जा सकेगा, हर एक चीज, नेचर से लेकर के न्यूरॉन तक, कुछ एक चीज तो होगी इस पर पूरी प्रकृति चलती होगी। तो ये वही वक्त था जब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरफ सबका झुकाव था, कि कुछ तो ऐसा है, तो सबको लगता था कि जिससे एक थ्योरी से ना सारा कुछ बताया जा सकता है। बाद में वैज्ञानिकों को इसकी बहुलता का एहसास हुआ कि सत्य जो होता है ना, प्लूरल होता है। सत्य कभी एक नहीं होता है। ठीक है, रिलीजन
क्या डोमिनेट करता है कि एक ही सत्य है, एक ही ईश्वर है, एक ही ये चीज है, वो सब चीज को एक ही फोकस करता है। रिलीजन का अपना इशू है। रिलीजन चाहता है कि आप भटके ना, आप फोकस्ड हो, आप अटेंटिव हो, तो वो आपके विकास के लिए ऐसे कंसेप्ट की बात करता है, ठीक है। कई काल्पनिक कंसेप्ट का इजाद करता है, कई स्टोरीज बनाता है, और उसका अपना मोटिव है। साइंस का मोटिव अपना है। साइंस का मोटिव क्या है? ट्रूथ खोजना। रिलीजन का मोटिव क्या है? पीस देना, ठीक है। और उसका भी है ट्रूथ से रिलेटेड, बट साइंस के मोटिव बहुत अलग है। तो इस कारण से साइंस क्या करता था, साइंस में, लेकिन ये एक कालखंड था जब रिलीजन का डोमिनेंट जो है इतिहास में बहुत ज्यादा था, ठीक है। पढ़ाई लिखाई भी कहाँ होती थी? तो चर्च के माध्यम से होती थी। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे वहां पे शिक्षा दीक्षा होती थी। तो जब रिलीजन का इतना ज्यादा ज्यादा इंटरफेरेंस होगा साइंस में कि 90% रिलीजन का ही प्रभाव है, तो ऐसी चीजें तो होंगी। तो वही जो निकला, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एक ही सत्य, एक ओंकार सतनाम। जैसे हम लोग सिखिज्म में पढ़ते हैं कि सत्य क्या है? केवल ओम सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो यही, इसी इन्हीं चीजों से थोड़े हद तक प्रभावित होकर के ये लोग पहुंचते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में। तो सबका कॉमन सत्य क्या है? तो बोले कि सबका कॉमन चीज वही हो सकता है जो बाहर से दिखे, ठीक है। जो बाहर से दिखे, जो बाहर से दिखे वो बिहेवियर या रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से इसके डेवलपमेंट को हम लोग ट्रेस करते हैं कि किस तरीके से जो है बिहेवियरिज्म डेवलप हुआ है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ये वक्त कब था? ये वक्त था अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 1900 के समथिंग, ठीक है। 1900 समथिंग होगा, ठीक है, आगे जा करके। तो उदय का कारण लिख लीजिए, इसमें लिखिए उदय के कारण, बिहेवियरिज्म के उदय के क्या क्या कारण थे। तो पहली चीज लिख लीजिए आप लोग, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन के इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतें। लिख लिए? पहला जी सर। इंट्रोस्पेक्शन में आने वाली दिक्कतें। दूसरा लिखिए एनिमल लर्निंग, ठीक है। एनिमल लर्निंग पर किए गए शोध। एनिमल लर्निंग पर किए गए शोध। हो गया। तीसरा कारण लिखिए 1913 में जॉन वाटसन द्वारा की गई आलोचना। 1913 में जॉन वाटसन द्वारा की गई आलोचना। फिर लिखिए पॉजिटिविज्म का प्रभाव। पॉजिटिविज्म का प्रभाव। उसके बाद लिखिए तकनीकी एवं औद्योगिक मांग। तकनीकी एवं औद्योगिक मांग। माइक ऑफ कर लीजिए। ये 5 चीजें हैं इसके पॉइंट में। इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इंट्रोस्पेक्शन जो है उसके इस्तेमाल में दिक्कतें आ रही थी। क्यों? क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन वैज्ञानिक नहीं था। तो आप लोग लिख लीजिए इंट्रोस्पेक्शन बराबर अवैज्ञानिक।
इंट्रोस्पेक्शन इज इक्वल टू अवैज्ञानिक, उसी पॉइंट पे, पहले वाले पॉइंट के पास। तो बोला गया कि जो अवैज्ञानिक है उस चीज को हटाते हैं, किसी मोर जो है साइंटिफिक अप्रोच का हम लोग यूज करेंगे जो इससे ज्यादा वैज्ञानिक वैलिडिटी रखता हो। इसके बाद एक पॉइंट आप लोग देखे होंगे कि एनिमल लर्निंग रिसर्च में जो है बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पैवलव का जो कुत्ता है, याद है, थॉर्नडाइक है, ठीक है, स्किनर। तो ये दोनों चीजों जो है, पैवलव का कुत्ता और एडवर्ड थॉर्नडाइक, इन लोगों ने एनिमल लर्निंग पे काम किया। तो एनिमल लर्निंग पे काम किया तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इन लोगों ने बनाया, ठीक है, एसआर मॉडल जिसको कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। तो उसके कारण जो है ना बिहेवियरिज्म का उदय हुआ। ऐसा नहीं कि पहले बिहेवियरिज्म आता है और बाद में ये लोग ना उसके अनुसार रिसर्च करते हैं कि नहीं चलो बिहेवियरिज्म के रास्ते पे चलते हैं। कोई भी चीज की, जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं ना, वो उल्टे क्रम में दिया रहता है, पता नहीं क्यों उल्टे क्रम में रहता है। होना ये चाहिए कि पहले सीधे केस स्टडी पढ़ाओ, पहले सीधे रिसर्च पढ़ाओ कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इससे ये पता चला, तब जाके थ्योरी निकली, जैसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है। थ्योरेटिकली हम लोग जस्ट विपरीत पढ़ते हैं, पहले थ्योरी पढ़ा जाता है, बाद में तो ऐसा लगता है ना कि थ्योरी के हिसाब से प्रैक्टिकल किया गया है, थ्योरी को देख करके ये जो है चीज बनाया गया। तो थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। यही चीज हम लोग बचपन में पहले भी सब दिन समझते थे कि नहीं, पहले थ्योरी मजबूत होगा तब ना प्रैक्टिकल कर पाएंगे, अच्छा से जानेंगे तब तो उसको यूज कर पाएंगे। थ्योरी का यूज से प्रैक्टिकल नहीं बना है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के ऑब्जर्वेशन से थ्योरी बना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये जो है पशुओं के प्रति जो एनिमल लर्निंग के जो रिसर्च था, उसमें जाकर के, तो एनिमल लर्निंग रिसर्च में दो नाम लिख लीजिए, थॉर्नडाइक और पावलव, उस पॉइंट में, थॉर्नडाइक और पावलव। इसके बाद कौन सा पॉइंट लिखाए थे, वाटसन। नहीं, 1913 में जॉन वाटसन हाँ द्वारा की गई आलोचना। हाँ, तो 1913 में वाटसन वाला की जो आलोचना है, तो इसमें क्या है कि इन्होंने, वाटसन जो है ना, इसमें लिख लीजिए कॉन्शसनेस, लिख लीजिए या चेतना लिख लीजिए, कॉन्शियसनेस, और लिख करके उसको पेन से काट दीजिए। मतलब इन्होंने क्या किया, कॉन्शियसनेस के को बोला कि नहीं कॉन्शियसनेस कुछ नहीं होता, रिजेक्ट कर दिया, और जो है ना बोला कि बिहेवियर ही सब कुछ है। तो पहले कॉन्शियसनेस को लिख करके उसको बीचों बीच एकदम काट दीजिए सिर्फ एक लकीर से, उसके बाद कॉमा दे करके लिखिए बिहेवियर, और बिहेवियर के बगल में टिक लगा दीजिए, सर ठीक इसको है। लिख दीजिए ना बोर्ड पे। ठीक है, देखिए वाटसन वाला जो पॉइंट था 1913 वाला, ठीक है, उसके नीचे में इस तरीके से कीजिए, कॉन्शसनेस है ना, कॉन्शसनेस को लिख के ऐसे काट दीजिए, बिहेवियर को कैप्स में लिख दीजिए, ठीक है, ये वी है, वी, और टिक लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वाटसन महोदय क्या कर रहे हैं, कॉन्शसनेस को बता रहे हैं कि गलत चीज है, ठीक है, कॉन्शसनेस नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्शसनेस की तरफ आप जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे, ये साइंटिफिक नहीं है। वाटसन का भी कहना पूरी तरह गलत नहीं था कि कॉन्शसनेस एक ऐसी चीज है जिसको साइंस के मेथड से समझना बहुत मुश्किल है, और हम लोग को अपने आप को लिमिटेड रखना है साइंस के मेथड तक, ताकि कुछ भी पॉल्यूशन ना हो हमारे फील्ड में। तो फिर क्या कर सकते थे, तब तो मेथड में चेंज करना होगा, कुछ ऐसा मेथड, ऐसा जरिया खोजना होगा जिसके द्वारा हम एक प्रॉपर तरीके से चीजों को देख पाए, समझ पाए, है ना, जान पाए। तो इन्होंने बोला कि यार कॉन्शसनेस के जरिए जाओगे नहीं तो बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मेजरेबल चीज है ही नहीं, आखिर कॉन्शसनेस को मेजर करें कैसे, मापें कैसे। तो जब तक मापन नहीं होगा, जब तक उसको प्रॉपर साइंटिफिक वे में ऑब्जर्व किया नहीं जा सकेगा, तो फिर कैसे हम उसको कहेंगे कि हाँ यही सत्य है। तो कॉन्शसनेस की बात मत करो, बात करो बिहेवियर की, क्योंकि बिहेवियर को बाहर से देखा जा सकता है, हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है ना।
कॉन्शसनेस एक ऐसी चीज है कि उसको समझने के लिए आपको आंख बंद करके भीतर देखना पड़ेगा। भीतर कौन आदमी कहाँ जा रहा है, किसका माइंड किस तरफ जा रहा है, किसको क्या महसूस हो रहा है, क्या देख रहा है, सबके अलग अलग अनुभव, सबके अलग अलग सत्य। तो ये तो साइंस के वे पे नहीं जाएगा, इसलिए बिहेवियर। तो ये चीज जो है इन्होंने ऐसे करके कहा। अब इसके बाद एक पॉइंट लिखाए होंगे, पॉजिटिविज्म का प्रभाव। तो अब बताइए आप लोग की पॉजिटिविज्म क्या है, पहले एक बार पढ़ा चुके हैं, किसी को याद है? अगर हम रहते ना, जिस व्यक्ति ने भी पॉजिटिविज्म शब्द लिखा है उसकी जगह पर हम रहते हैं, तो पता है हम क्या लिखते हैं इसको? मेजरमेंटिज्म। क्यों इसको पॉजिटिविज्म लिख दिया किसी व्यक्ति ने, और ये कितना गलत नाम है इस चीज के लिए, ये बहुत बड़ा रहस्य है मेरे लिए। हमको आज तक नहीं समझ में आया कि इसको पॉजिटिविज्म क्या क्यों बोला, इसमें ऐसा क्या पॉजिटिव मतलब क्या था। और पॉजिटिव वर्ड के जितने भी अर्थ हैं उस अर्थ से पॉजिटिविज्म का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसके जो सबसे करीब अगर कोई चीज आता है, कोई वर्ड आता है, तो वो ये आना चाहिए, मेजरमेंटिज्म, जिसको देख के ही साफ समझ आ रहा है कि बात किसकी हो रही है, मेजरमेंट की बात हो रही है। क्लियर है? तो पॉजिटिविज्म किसकी बात करता है? मेजरमेंट की बात करता है, जिस चीज को मापा जा सके, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म क्या कहता है? पॉजिटिविज्म ये कहता है कि नॉलेज जो होता है ना, किस पे आधारित होना चाहिए? नॉलेज जो है पर्सनल ओपिनियन पे आधारित नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज का बेसिस क्या क्या नहीं होना चाहिए? पर्सनल ओपिनियन। हम लोग क्या करते हैं, राय बांटते रहते हैं, है ना, राय बहादुर, अपनी राय दे देते हैं, और उसी को, अपनी राय को ही अपना नॉलेज समझते हैं हम लोग, जो कि नहीं है, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन नॉलेज नहीं होता है। और क्या चीज नॉलेज नहीं होता है? बिलीफ। पॉजिटिविज्म कहता है कि आप जिस चीज में विश्वास करते हो आपको लगता है कि वही आपका नॉलेज है, पर बिलीफ भी नॉलेज नहीं होता है। बिलीफ बिलीफ है, नॉलेज अलग चीज है। इसको भी ये मना कर रहा है। आप लोग भी कॉपी में लिख के ऐसे ही काटते चलिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है? स्पेक्यूलेशन, अर्थात अनुमान। ठीक है, हिंदी में हम अनुमान ही लिख देते हैं, कठिन अंग्रेजी क्यों लिखे? अनुमान। आपका जो अनुमान है वो भी आपका नॉलेज। तो नॉलेज का जो बेसिस है ना, नॉलेज का बेसिस पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, बिलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनुमान नहीं होना चाहिए। तो सर होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए मेजरमेंट, ठीक है। और क्या होना चाहिए सर? ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए कि पॉजिटिविज्म यही कहता है, पॉजिटिविज्म एक दृष्टिकोण है। तो इसको ऐसे ही लिख करके जो है नोट बनाइएगा, या फिर उसको पैराग्राफ के फॉर्म में हम बोल के लिखा दें? जैसा आप लोग चाहेंगे हम वैसा कर देंगे। समझ में तो आ गया सर, इसमें आप क्या लिखवाइएगा? नहीं मतलब एक होता है ना कि नहीं, पैराग्राफ के फॉर्म में, तो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखवाते हैं तो हम यही लिखवाते हैं, पॉजिटिविज्म ये कहता है कि ज्ञान का आधार पर्सनल बिलीफ, पर्सनल ओपिनियन, बिलीफ, अनुमान नहीं होना चाहिए, बल्कि मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। इसी चीज को जैसे हम ऐसे नोट और पॉइंट वाइज लिखा है, तो इसको हम सेंटेंस में लिखा देते हैं। तो हमको लगता नहीं है कि उसकी जरूरत है क्या? ये नहीं शब्द सर, जो है रहने ना, दो। मेजरमेंटिज्म लिख लीजिए, और इसको, ठीक है, मेजरमेंटिज्म को थोड़ा सा घेर घार करके ना ऐसे
कुछ इसमें एक अलग मार्क लगा दे, जैसे जो जो शब्दों का हम आविष्कार किए ना जो कहीं पे है नहीं, उसके लिए कुछ आप लोग एक चिन्ह बना दीजिए, जैसे ना ऐसे ट्राइंगल या ऐसे करके, ऐसा करके कुछ चिन्ह बना लेते हैं हम लोग, इस तरह का एक चिन्ह बना लेते हैं, ठीक है। तो उन टर्म्स के बगल में जो है ना ऐसा निशान आप बना दिया कीजिए, ताकि ये चीज ना कहीं पे आप यूज ना कर बैठे, क्योंकि फिर वो बोलेगा कि ये क्या चीज है, नॉनसेंस है, तुम अपने शब्दों का आविष्कार करके ले आते हो साइकोलॉजी में, तो कैसे ही लोग समझेगा। ऐसे टर्म्स जो है ना हम आप लोग को समझाने के लिए, सरल करने के लिए वो चीज समझे, तो बगल में लिख लिया कीजिए ताकि याद रहे। अब पॉजिटिज्म वर्ड जो है ना खुद हमको 10 बार में याद नहीं रहा है, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड का जो है अलग मीनिंग है, तो दिमाग हमेशा उधर जाता है। तो फिर बार बार ना मतलब हमको खुद बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में, कितनी बार पढ़े हैं, कितनी बार रिवाइज किए हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनाना होता है तो दिमाग हवा हो जाता है, क्योंकि बार बार वही पॉजिटिव नेगेटिव पे जाता है। इसके बाद फिर एक चीज है पोस्ट पॉजिटिविस्ट, तो वो भी वो चीज होती है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट भी थोड़ा सा लगे हाथ आप लोग को बता ही देते हैं एक साथ यहाँ पे, ठीक है, कि वो क्या चीज है। पोस्ट मतलब क्या हो गया इसके बाद। देखिए पॉजिटिविज्म क्या बोला, बोला कि यार ये सब हटाओ, इंट्रोस्पेक्शन ये वो सब क्या है, बिलीफ हटाओ, अनुमान हटाओ, ओपिनियन हटाओ, मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन की बात करो, साइंस की बात करो, तो मेजरमेंटिज्म इसको कह सकते हैं। अब इसी के बाद आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म के बाद के वर्षों में एक और दृष्टिकोण आता है जिसको हम लोग पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं। अब इसको पोस्ट पॉजिटिविज्म क्यों कहा, नया नाम दे देता, ठीक है। बिहेवियरिज्म को अगर हम कहेंगे कि पोस्ट इंट्रोस्पेक्टिज्म, तो ये कितना अजीब नाम होगा, कितना सटीक नाम दिया गया है बिहेवियरिज्म। लेकिन ये वही है, इट इज व्हाट इट इज, ठीक है, जो है वो ऐसा ही है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म यानी पॉजिटिविज्म के बाद ये थ्योरी आई है, तो इसको बोल दिया है कि पॉजिटिविज्म के बाद। ये तो वही बात हो गई कि एक बच्चा घर में पैदा हुआ, उसका नाम राम है, तो राम के बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम हो गया राम का छोटा भाई, उसका अपना कोई आइडेंटिटी और कोई नाम दिया ही नहीं। पोस्ट पॉजिटिविज्म पॉजिटिविज्म क्या कहता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म ये कहता है कि देखो साइंस की बातें तो ठीक है, ठीक है, विज्ञान वगैरह जो है वो सब ठीक है, मेजरमेंट जो है वो भी ठीक है। अब ये बताओ कि जो भी मेजर ये चीज है, पॉजिटिविज्म कहता है कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एक ही होता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि मेजर करो और ऑब्जर्व करो। जब तुम मेजर करोगे, जैसे मान लीजिए किसी आदमी का हाइट नापे या कुछ, या 10 आदमी का हाइट नापते हैं, तो 10 आदमी के हाइट में एक कॉमन हाइट निकलेगा जिसको हम लोग एवरेज कहते हैं, ठीक है। तो एक एवरेज हाइट निकलेगा तो वो वन ट्रूथ होगा। तो ये जो है ना पॉजिटिविज्म बात करता है वन ट्रूथ की, सत्य एक है, वन ट्रूथ, ट्रूथ इज वन, सत्य सिर्फ एक है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि सत्य अनेक है। और क्या कहता है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, सत्य शाश्वत नहीं है। शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत का मतलब क्या होता है, जो एक कोई ट्रूथ है, ठीक है, जो सदा के लिए, मतलब जो है वो सदा के लिए वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है और वो सत्य है, तो उसको कहते हैं शाश्वत होना। जैसे मृत्यु, ठीक है, मृत्यु एक सत्य है जिसको हम लोग शाश्वत जानते हैं कि दुनिया में बाकी चाहे जितनी चीजें झूठ हो जाए, ठीक है, आप जीवन में हर एक चीज को नकार सकते हैं, कि सबको भ्रम समझ सकते हैं, सबको झूठ समझ सकते हैं, सबको खेल समझ सकते हैं, मजाक समझ सकते हैं, धोखा फरेब, हर चीज को समझ सकते हैं, रिश्ते नाते रक्त संबंध जो भी है, सबको किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए, पैसा, करियर, गोल,
हर कुछ झूठ है, लेकिन एक चीज सत्य है, क्या? मृत्यु। कहते हैं मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। तो पॉजिटिविज्म क्या कहेगा? पॉजिटिविज्म कहेगा कि नहीं, मृत्यु भी शाश्वत नहीं है, मृत्यु शाश्वत सत्य नहीं है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो बोलिए कि ये क्या बात हुआ सर, मरना तो एक दिन सबको है। तो पॉजिटिविस्ट क्या कहेगा? पॉजिटिविस्ट जो है ना, उसी चीज पे जाएगा, वन ट्रुथ के ऊपर, कि नहीं मरना तो सबको है, उसको हम सत्य मान लिए। तो जब देखिए एक चीज क्या होता है, जब किसी चीज को सत्य मान लेते हैं तो प्रश्न खत्म हो जाता है, ठीक है। आपने अपने जीवन में किसी व्यक्ति को भगवान मान लिया, तो भगवान मान लिया तो अब आप उस पर प्रश्न भी नहीं कर सकते, और कोई अगर उस पर प्रश्न करेगा तो भी आपको क्रोध आएगा, है उस पर प्रश्न उठा रहा है, उंगली उठा रहा है। भक्तों में ये गुण बहुत ज्यादा देखने के लिए आपको मिलेगा। उनके जो गुरु हैं या जो भी है, उसके ऊपर कोई प्रश्न उठाएगा तो वो काउंटर नहीं कर पाएगा, वो डिस्कशन नहीं कर पाएगा, वो गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, उसमें क्रोध आने लगेगा, वो क्रोध से बिहेव करने लगेगा। तो यही चीज होती है, ठीक है, भक्तों में। और यही चीज होती है जब आप किसी को भगवान का दर्जा दे देंगे तो आप उस पर प्रश्न ही नहीं कर पाएंगे, आप प्रश्न करेंगे नहीं, एकदम आंख मूंद के एकदम भरोसे में पड़े रहेंगे। तो आप प्रश्न नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रश्न के योग्य नहीं है क्या? ऐसा थोड़ी है, ये आपको लग रहा है। बाद में कभी अगर पता चला कि अगले का बिहेवियर या अगले में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है, तो दिमाग का दही हो जाएगा, हिल जाएगा, भरोसा पूरा टूट जाएगा आपका। क्योंकि आपने क्या किया, उसको वन ट्रूथ मान लिया। वन ट्रूथ का डाउन साइड क्या है? जब आप किसी को वन ट्रूथ मान लेते हो, सत्य को शाश्वत मान लेते हो, तो आप वहीं पे रुक जाते हो, उसके आगे आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो। साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है निरंतर इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, हमेशा प्रश्न पूछो। विज्ञान हमेशा प्रश्न पूछता है, जहां पे कंफर्म भी हो जाता है ट्रूथ, वहां पे फिर और क्वेश्चंस खोजता है उसमें, ठीक है, बाल की खाल निकालता रहता है वो। तो साइंस का ये अप्रोच है। तो ये अप्रोच कहाँ से आया? ये अप्रोच आया पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। उसने कहा कि सत्य अनेक है और सत्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है, तो भैया क्या करना है, परिस्थितियों की स्टडी करनी है, ठीक है। और ये कहता है शाश्वत नहीं है। अब जैसे पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या कहेगा कि नहीं, मृत्यु भी सत्य नहीं है, मृत्यु भी शाश्वत नहीं है। तो जब इस बात को आधार माना जाएगा, जैसे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, किसी बात को आधार मान के फिर अगले निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। मृत्यु शाश्वत नहीं है, ठीक है, मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? मृत्यु झूठ है। हाँ। किन किन केसेस में मृत्यु झूठ हो सकती है? देखिए, एक प्रश्न बन गया। अगर आप मृत्यु को सत्य मान लिए थे तो वहां पे कोई प्रश्न नहीं बन रहा था, यहाँ पे एक प्रश्न बन गया। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मृत्यु ना हो? एक प्रश्न ये बना। दूसरा, क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जिससे मृत्यु ना हो सकती है? ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हो सकते हैं वो? तीसरी चीज है, मृत्यु ना हो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तीन प्रश्न आए। पहले प्रश्न आता है, पहले समस्या आती है, तब आता है समाधान, ठीक है। तो जो लोग समस्या से बचना चाहते हैं, ठीक है, एस्केप करना चाहते हैं, एक सुखी जीवन चाहते हैं, साइंस उनके लिए नहीं है। जिन लोगों को समस्या में जलना है, ठीक है, घुसना है, आग में कूदना है, साइंस उनके लिए है। यहाँ पे मतलब समस्या का मतलब है क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी। तो आप घुस गए समस्या में कि ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन थी जिस मतलब क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे मृत्यु ना हो? तो जब आप उस प्रश्न के रास्ते जाएंगे, चलेंगे, तभी तो आपको कुछ मिलेगा ना। हो सकता है ना भी मिले और हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन आप जाएंगे तभी तो मिलेगा, नहीं जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं। पॉजिटिविस्ट क्या करता था? वन ट्रूथ को खोजता था और उसके आगे जाता ही नहीं था, उसको थ्योरी बना के उस पर झगड़ा करने लगता था लोगों से कि यही सच है। बिहेवियरिज्म में क्या हुआ था? यही ना हुआ था, पॉजिटिविज्म का प्रभाव। तो बोला कि पॉजिटिविज्म की दो चीजें हैं, एक चीजें हैं कि वो बोलता है कि नहीं, मेजरमेंट करो, ऑब्जर्वेशन करो। तो बिहेवियरिस्ट लोग इससे प्रेरित हो गए, बोले कि हाँ मेजरमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन कोई चीज नहीं आता, हटाओ। लेकिन दूसरी चीज उनकी दिक्कत ये भी हुई कि पॉजिटिविस्ट के अप्रोच में ये दिक्कत थी कि ट्रूथ सिंगल होता है, बिहेवियरिज्म मिल गया तो अब बिहेवियरिज्म ही सब कुछ है, इसके अलावा सब झूठ है। इसको इन्होंने सिंगल ट्रूथ मान लिया और फिर वहां पे अपने आप को रोक दिया। तो इसीलिए पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को समझना और उसके प्रभावों को, उसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझना। आप क्या कर रहे हैं? रिसर्चर जो है उसके मनोविज्ञान को समझ रहे हैं। कैसे? उस रिसर्चर ने कोई एक चीज को पढ़ लिया, कहते हैं ना, उस चीज को बाय कर लिया कि हाँ यही चीज ऐसी है, उसको अपना बिलीफ में बना लिया और फिर उसके हिसाब से वो अपनी थ्योरीज को गढ़ने लग गया। तो फिर हम लोग जब उस गहराई तक जाएंगे कि उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे, उसने क्या चीज को पढ़ा, उसको पढ़ के क्या समझा, और उसके तो पूरा का पूरा उसका जो है ना डिटेक्टिव की तरह हम उसका साइकोलॉजी ट्रेस कर लेंगे।
कि किस सिद्धांत को पढ़ के उसने अपना सिद्धांत बनाया, उस सिद्धांत की कमजोरियां क्या थी, तो इसके सिद्धांत की भी कमजोरियां ये होगी। ठीक है, तो इस तरीके से एकदम पूरे एक प्रॉपर सीआईए एजेंट की तरह निकाल कर लेंगे हम लोग सारी चीजों को। तो यही बात है कि अगर मृत्यु शाश्वत नहीं है तो मृत्यु कैसे रोकी जा सकती है। इस पे जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि ह्यूमन के बॉडी में टेलोमियर नाम के सेल्स के अंदर जो होता है, मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर एक टेलोमियर नहीं, सेंट्रोमियर नाम का एक स्टार शेप जैसा कुछ ऑर्गेन होता है। तो जब सेल डिवाइड करते हैं तो उसका जो है ना साइज छोटा होता जाता है। तो जिसमें सेल डिवीजन होता है पर साइज जो है ना बहुत धीरे धीरे छोटा होता जाता है, उसकी आयु लंबी होती है उस ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो। और जिसमें वो जल्दी जल्दी छोटा होता जाता है, सेंट्रोमियर, उसकी आयु कम होती है। तो फिर पता किया गया कि सेंट्रोमियर छोटा क्यों होता जाता है। तो फिर मालूम चला गया कि कुछ ऐसी सेलुलर प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण सेंट्रोमियर छोटा हो जाता जाता है, जैसे फ्री रेडिकल्स है। हाँ, बहुत सारी सेलुलर प्रक्रिया है। तो बोला गया कि अगर उन प्रक्रियाओं को मैनेज कर लिया जाए तो सेल की एजिंग नहीं होगी। ठीक है, सेल बूढ़ा नहीं होगा जिस भी तरीके से, उसको अगर रोक लिया जाए। तो फिर वैज्ञानिकों ने एक मेथड निकाला। एक अभी आप लोग ब्रायन जॉनसन का नाम सुनते हो, ठीक है, जो आदमी इस मिशन पे निकला है कि वो वृद्ध नहीं होगा, वो बूढ़ा नहीं होगा। और उस मिशन पे कुछ हद तक वो कामयाब भी दिख रहा है। शायद 40+ ईयर का है, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल एज जो है ना 19 या 20 ईयर के आसपास है उस व्यक्ति की। तो ये क्या कर रहा है, वो मृत्यु को रिवर्स कर रहा है। ये अप्रोच कहाँ से आया, पोस्ट पॉजिटिविज्म में है। अगर ऐसा हो जाता है कि समझा जाए कि मृत्यु एक एबनॉर्मल कंडीशन है, मृत्यु एक एबनॉर्मेलिटी है, मृत्यु एक वीकनेस है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कभी नहीं मरेगा। अगर साइंस इस ब्रेक थ्रू को अचीव कर लेता है तो क्या हो जाएगा, ये शाश्वत सत्य रहेगा? नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। मृत्यु एक शाश्वत सत्य नहीं है। आप चिरकाल तक जीवित रह सकते हैं, गिवन दैट ये प्रक्रियाएं इस तरीके से करनी होगी। तो यही है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म का अंतर। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म ने क्या कहा, ये चीज कहा और परिस्थितियों पर जोर दिया। ठीक है, उसके बाद किस चीज पर जोर दिया, बोला कि बायस, बायसेस जो हम लोग कहते हैं ना, साइंस बायसेस प्रभावित करती हैं विज्ञान को, करती हैं, ह्यूमन फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। अभी देखिए, हम लोगों ने देखा इस अप्रोच से वन ट्रूथ है। ठीक है, पॉजिटिविस्ट बोलता है कि भैया वन ट्रूथ है, कुछ भी चीज खोजो तो उसमें एक जगह पे पहुंच जाओ, एक जगह तुम पहुंच जाओगे, वाओ दिस इज द ट्रूथ, मिल गया मुझे सत्य, यूरेका। तो वन ट्रूथ की बात आ जाती है। तो वन ट्रूथ की जब बात आती है तो इसके कारण क्या लिमिटेशन लग गया। यही बात तो कह रहा है कि जो बायस होता है ना, ये प्रभावित कर देता है विज्ञान को। हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा दर्शन, हमारा दृष्टिकोण विज्ञान को प्रभावित करता है, पॉल्यूट कर देता है, उसको उसके बेस्ट फॉर्म में आने नहीं देता। तो विज्ञान को ऐसा बनाना है कि इन सारे प्रभावों को हटाया जाए, काटा जाए। ठीक है, तो ये है पोस्ट पॉजिटिविज्म और इसके पहले था पॉजिटिविज्म। कोई दिक्कत इसको समझने में दोनों में? दोनों एक दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये और हमने लास्ट देखा। वाले समझाए ना, उसको एक बार और रिपीट कर दीजिए तो, सबसे लास्ट वाला। हाँ, ये वाला। देखिए, बायस प्रभावित करती है ना, जो हमारा बायस है, जो हमारा पक्षपात है, ठीक है, हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारा नजरिया क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, कुल मिलाकर कहें तो हमारी सब्जेक्टिविटी जो है वो हमारे मेथड्स को प्रभावित करती है। जैसे जैसे मेरा दृष्टिकोण है, जैसे मेरा सोच है, मान लीजिए कुछ माइंड में पक्षपात है, या मेरा बिलीफ है, मेरा ओपिनियन है। हर व्यक्ति क्या करता है, दुनिया से इंटरेक्ट कैसे करता है। जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म है, एक मैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरे बाहर एक दुनिया है, मेरे और बाहर की दुनिया के बीच में जो एक दूरबीन बनेगा जिसके नजरिए से हम दुनिया को देखेंगे, वो दूरबीन को क्या कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं, है ना, आउटलुक कहते हैं। वो दृष्टिकोण कैसे बनता है, हमारी लर्निंग से बनता है। जो चीजें हमने आसपास सुनी है, लर्निंग लर्निंग किया है, जाना है, और जो लर्निंग्स हमें मिली है
क्या वो लर्निंग वैज्ञानिक तरीके से मिली है? बिल्कुल नहीं मिली है। उसमें से 1% भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं मिली है। हमने कहानियों से सुना है, अपने बिलीफ से सुना है, ओपिनियन से सुना है। तो एकदम तराशा गया ऐसा है कि बचपन से ट्रेन किया गया है माइंड को रिसर्च मेथड और लॉजिक के लिए। उसके बिना कोई भी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में घुस ही नहीं सकता है। तो ये तो अब जा करके होगा जब आपके ब्रेन के लर्निंग मतलब ब्रेन भी मैच्योरिटी पीरियड में लगभग घुस चुका है, तब जा करके। तो रिसर्च मेथड पढ़िएगा भी तो बहुत हद तक किताबों में ही रहेगा या क्लासरूम तक ही रहेगा। जीवन में तो बहुत मुश्किल है अब इसका उतरना इस उम्र के बाद। तो माइंडसेट तो हम लोग का वैसा ही है, नेचुरल लर्निंग वाला है, साइंटिफिक लर्निंग वाला तो है नहीं कि जहाँ से जो भी आ गया कचरा ज्ञान जैसे वैसे हम उसको आज तक लर्न करते 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 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल के हम लोग हो गए। ठीक है। तो अब जो हमारा थिंकिंग होगा, हमारे दृष्टिकोण होगा, उसको तो वो बायसेस, वो अनसाइंटिफिक लर्निंग से जो हमने सीखा है ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को, उसको प्रभावित करेगी। बिल्कुल करेगी। यही बात कह रहा है कि ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन का जो ब्रिंग अप है, ये सब चीजें प्रभावित करती है लोगों को। अब जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कभी लोगों को कि डिबेट करते हैं लोग, बहस करते हैं। ठीक है। तो सबसे मूर्ख कौन होता है? जो बिना एविडेंस के बहस करता है। ठीक है। बिना ओपिनियन, केवल ओपिनियन रख रहा है अपना, नहीं मेरा ये मानना है, दूसरा कह रहा है नहीं मेरा ये मानना है, और दोनों एक दूसरे को दबाव दे रहा है। भाई दबाव से डिबेट थोड़ी होता है। इसके थोड़ा एक और स्तर ऊपर जाइए तो आप देखिए कि एक कहेगा कि नहीं फलाने किताब में B.R. अम्बेडकर साहब के इस किताब में उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है, एविडेंस के साथ बात करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि किताब में ही तो लिखा हुआ है, आपने एक रेफरेंस दिया, आपने एक एविडेंस दिया कि इस किताब में लिखा हुआ है। तो वो भी तो बात यही है कि उस किताब को भी तो किसी व्यक्ति ने लिखा होगा ना। तो आप जितना अंदर ऐसे जाते जाएंगे उसमें, तो आप पाएंगे कि जाकर के ना एविडेंस के आधार पे भी डिबेट करना, ये वो करना बेवकूफी है कि फलाने ने कहा, चिलाने ने कहा। तो फलाना क्या गॉड था क्या? ठीक है, कुछ हद तक क्रेडिट दे सकते हैं हम किसी चीज के लिए उनको। तो यही चीज है कि ह्यूमन फैक्टर्स जो है ना, ये प्रभावित करते हैं साइंस को। यही बात कह रहा है कि जैसे हम लोग देखे थे कि सैम्पलिंग में, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग नहीं करके हम अपने चुन चुन के पसंदीदा लोगों को वो कर दे, पैनल वाला काम कर दे, तो उस पे रिसर्च का वो चीज जो है प्रभावित हो जाएगा। तो ये सब बायसेस हैं। ठीक है। यही सब कुछ बायसेस का मतलब हो गया। हिंदी में एक वर्ड है इसके लिए पक्षपात, लेकिन वो वर्ड यहाँ पे सूट नहीं होता है, क्योंकि पक्षपात का मतलब होता है कि दो में से आप हमेशा किसी एक का पक्ष लेते हैं पंचायती में। तो डिक्शनरी में बायस का अर्थ होता है पक्षपात, लेकिन पक्षपात यहाँ पे वर्ड इसमें यूज नहीं होगा, इसीलिए हम पक्षपात वर्ड यूज नहीं करके बायस वर्ड यूज करते हैं कि ये जो है ना, ये बायस्ड हो गया, ये इम्प्योर हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, ये लॉजिक और साइंस को फॉलो नहीं किया। तो ये सारी चीजें ना हमारी सोच को प्रभावित करती है। जब हमारी सोच को प्रभावित करेंगी तो हम जो मेथड्स कर रहे होंगे, जो हमारा दृष्टिकोण है, हमारा जो नजरिया, उसको प्रभावित करेंगे। तो उसको प्रभावित करेंगे तो थ्योरी भी तो हमारी पॉल्यूट होगी ना, हमारा साइंस भी क्या होगा, पॉल्यूट होगा, प्रदूषित हो जाएगा उन चीजों से, हमारे निजी बायसेस से। इसीलिए जो हम कहते थे क्लास में बार बार कि रिसर्च मेथड आपको पढ़ना और सीखना है तो इसमें स्वयं से निकलना होगा। ठीक है। जैसे मृत्यु होती है ना, अपने शरीर से निकल जाती है चेतना, तो अपने आप को भूल करके रिसर्च मेथड पढ़ना होगा और रिसर्च करना होगा, तब जा करके आप ये चीज कर पाएंगे। स्पोर्ट्स और ये चीजें क्या है, दुनिया के जितने काम है, स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, ऑफिस का वर्क हो, सब अपने आप को याद करके करना पड़ता है कि मेरी ये क्षमता है, हम ये कर सकते हैं। रिसर्च में उल्टा करना होता है, मेथड को वरीयता देनी होती है और अपने आप को भूलना होता है। जहां आप अपने आप को मजबूत किए कि बायसेस का इंटरप्ले ज्यादा आ जाएगा, आपको लग रहा है कि हम ज्यादा ज्ञानी हैं या हम इतनी चीजें जान रहे हैं, जहां हम मजबूत हुआ कि आपका प्रोजेक्ट गया। तो यही चीज है। इस चीज को देखिए, बायस प्रभावित करती है ह्यूमन फैक्टर्स को। इस लाइन को अप्लाई करते हैं यहाँ पे वन ट्रूथ पे। पॉजिटिविस्ट ये मान के चला कि वन ट्रूथ है, हम इस ट्रूथ पे पहुंचे कि मृत्यु जो है ना अंतिम सत्य है। तो पॉजिटिविस्ट का क्वेश्चन वहां पे रुक गया, उसने आगे क्वेश्चन ही नहीं किया। क्यों नहीं क्वेश्चन किया? यही बात तो जो ये कह रहा है कि बायस प्रभावित करती है विज्ञान को। ये टिक गया यहाँ पे कि भाई थ्योरी ये कह रही है पॉजिटिविज्म कि वन ट्रूथ होता है तो वन ट्रूथ होता है, इसने क्वेश्चन ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये बायस्ड हो गया था। इस बायस ने किसको प्रभावित किया? इसके सर्चिंग को प्रभावित किया, यहीं पे आके रुक गया। और जो व्यक्ति नहीं रुका, जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच का था, उसने खोज लिया कि मृत्यु अंत नहीं है। ठीक है। मृत्यु के आगे भी जो है
मृत्यु को हराया जा सकता है। अब हम अभी के वर्तमान समय में विज्ञान यहाँ पे पहुंच गया है, जो जिसको मृत्यु को एक नेचुरल चीज बोला जाता था, अब मृत्यु को एक अननेचुरल चीज बोला जाता है। ठीक है, वृद्धावस्था को एक अननेचुरल चीज बोला जाता है कि हम लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, हम लोग गड़बड़ी करते हैं, इस कारण से हम लोग का शरीर खराब होता जाता है। जो आदमी की, इंसान की आयु है, वो 400-500 वर्ष तक जीवित आराम से रह सकता है, अगर वो कुछ चीजों को फॉलो करे, सर्टेन तरीके से रहे, तो वो नॉर्मल ये चीज है। एजिंग को जो है ना, उसने बताया कि एक एरर है एक्चुअली, जैसे बार बार आप गलत कुछ ऐसा है जो कि चीजें करेंगे, गलत लाइफस्टाइल अपनाएंगे, गलत फूड्स खाएंगे, साफ सुथरी हवा में सांस नहीं लेंगे, तो बॉडी आपकी खराब हो रही है। जिसको आप एजिंग कह रहे हैं वो एजिंग नहीं है, वो सड़ना है। ठीक है, वो सड़ रहा है। जैसे चना है, चना को आप ये कर दो, अच्छे से आप प्रिजर्व कर दो, मतलब बिना केमिकल का यूज किया, अगर ड्राई है, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, बढ़िया से सील है, तो वो 800-900 साल तक रह जाएगा। लेकिन आप उसको 20 दिन तक जो है बाहर धूप पानी हवा में छोड़ दो, तो वो सड़ के फफूंद लग जाएगा मात्र 20 दिनों में, और वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसी थ्योरी को कहता है साइंस, कि परिस्थितियों पर निर्भर करता है सब कुछ, कुछ भी शाश्वत नहीं होता है। पोस्ट पॉजिटिव, तो ये दो अप्रोच है। अब मत भूलिएगा पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म को याद रखने के लिए मेजरमेंटिज्म याद रखिएगा, और पोस्ट पॉजिटिविज्म को याद करने के लिए बस इसको पोस्ट पॉजिटिविज्म ही रखिएगा, या इसको आप डिटेलिज्म भी कह सकते हैं मेरी भाषा में। ठीक है, डिटेलिज्म क्यों? क्योंकि ये डिटेल में गया। ये पुनः मेरी भाषा है, इसका और कहीं इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। मेरे हिसाब से इसको डिटेलिज्म कहना ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इसने क्या किया, मेजरमेंटिज्म में और डिटेल ऐड किए। यहाँ तक केवल मेजरमेंट पे आके बात रुक जा रही थी, और इसने और उसमें डिटेल ऐड कर दिया, तो उसको और मजबूत किया। तो इस हिसाब से इन दोनों का नाम होना चाहिए था मेजरमेंटिज्म और डिटेलिज्म, पर नाम क्या है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो दोनों चीज याद कीजिए, पॉजिटिविज्म मेजरमेंटिज्म, और पोस्ट पॉजिटिविज्म और डिटेलिज्म। क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविज्म वर्ड को देख के समझ के एग्जाम में हमको आज तक याद नहीं आया, और हर एक नेट एग्जाम में हम इस पे क्वेश्चन छोड़ के आए, या गलत बना करके। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, मतलब फिलोसफी का पार्ट है, इसीलिए अब तुरंत में उस टाइम पे नहीं आता है दिमाग में। ये भी पढ़ाते पढ़ाते ये 2 वर्ड बनाए, तो अगले बार जब नेट का एग्जाम हम भी देंगे ना, तो हमको ज्यादा मदद मिलेगी इससे, हमको यही आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है हम लोग समझ गए कि पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या था। अब एक और पॉइंट क्या था, इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ था पॉइंट, वो बताइए तो, जो लिखाए थे उदय के कारण में। ह्यूमैनिटिक में लिखा था, क्या चीज? कंफ्यूजन। तकनीक और उद्योग, तकनीक और उद्योग की मांग, ऐसे करके कुछ लिखा है। तकनीक एवं औद्योगिक मांग लिखा है। हाँ, तकनीक एवं औद्योगिक मांग। तो ये पॉइंट क्या कहता है, वर्ल्ड वार हो रहा था उस टाइम पे दुनिया में। ठीक है, और रिक्रूटमेंट होता है, बहाली होती है। तो अब होता क्या है कि एक मूवी है हॉलीवुड की, हेलो, हाँ सुजीत, अरे क्लास में। तो फिर क्या होता है कि वर्ल्ड वार चल रहा होता है उस वक्त पे। तो वर्ल्ड वार में क्या है कि लोगों की मांग हो रही है कि भाई आदमियों को भर्ती करो जो युद्ध कर सके। अब युद्ध जो है एक ऐसी चीज होती है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप नॉर्मल लाइफ में भी देखिएगा, तो आपको 1000-10,000 में ना एक आध आदमी होता है जो अपनी चीज के लिए स्टैंड लेता है, बाकी 10,000 लोग तो जुल्म को बढ़ावा ही दे रहे होते हैं। मतलब 10,000 में से 9,999 लोग तो जुल्म को बढ़ावा ही देने में विश्वास रखते हैं, एस्केप करते हैं, बचते हैं। एक आदमी खड़ा होता है ना ढीठ की तरह, की साले बता देंगे, लोहा ले। तो अब सोचिए कि आपके 10,000 के पॉपुलेशन में एक आदमी भी मिलना मुश्किल है जो कि खड़ा होगा ट्रुथ के लिए, और उसमें इतना हिम्मत और कॉन्फिडेंस होगा कि उसको पता होगा कि मेरी बुद्धि पे, अपनी बुद्धि पे भी भरोसा होगा और अपने ताकत पर भी भरोसा होगा। ठीक है,
और अपनी क्षमता पे भरोसा होगा, अपने कन्विंस करने की एबिलिटी पे भरोसा होगा। कोई भी आदमी फाइटर या वॉरियर तब ना होता है जब उसको अपने गुणों पर भरोसा होता है, जब उसमें कॉन्फिडेंस होता है। और कॉन्फिडेंस और भरोसा तब ना आएगा जब उसको पता होगा कि मेरे में ये गुण है एक्चुअली में, और उसको वो कभी यूज किया होगा। तब जाकर के एक ऐसा आदमी बनता है जो लड़ सकता है, अगर साइकोलॉजिकली हम लोग देखें तो। लेकिन आपके समाज में क्या है, ज्यादातर आदमी एस्केप करने वाला है, ठीक है। वो समय और सिचुएशन को देख करके ना, मतलब वो समय और सिचुएशन को डिफाइन करने देगा कि वो क्या है। जैसा समय जैसा सिचुएशन वैसे हम ढलते जा रहे हैं, चीजों को करते जा रहे हैं। युद्ध एक क्या चीज है, ठीक है। युद्ध एक ऐसी चीज है कि जो समय और सिचुएशन का जो है ना गर्दन पकड़ के मरोड़ के अपने हिसाब से कदमों में झुका करके उसको चूरेगा और बोलेगा कि हम जो कहेंगे, यानी सादा कागज है, हम जो लिखेंगे टाइम के स्केल पे, इतिहास पे हम जो लिखेंगे वो लिखाएगा। तो युद्ध के लिए जो आपको आदमी चाहिए, जो इंसान चाहिए युद्ध लड़ने के लिए, वो आम नहीं होना चाहिए, ठीक है। या अगर आम भी है तो कम से कम ट्रेनेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि उसमें खड़े होने की क्षमता हो, उसको ये पता हो कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और कम से कम उसका बिलीफ ऐसा हो कि वर्ल्ड एक व्हाइट पेपर है, इस पे हम जो लिखेंगे वो लिखाएगा। और साला कोई दुनिया में ऐसा ताकत नहीं है जो हमको इस चीज करने से रोक लेगा। आओ देखते हैं, अगर रोकेगा तो आओ लोहा लो फिर हमसे। तो ये वाली माइंडसेट आपको चाहिए एक फौजी के लिए। आपके सिविलियन पॉपुलेशन में ये वाली माइंडसेट है ही नहीं, ठीक है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई प्रोफेसर है, कोई बैंकर है, ठीक है, कोई शांतिप्रद जीवन जीना चाह रहा है। तो कौन है जो अपने जीवन में तकलीफ को ऐसे सामने से छाती पे झेलेगा और उसके बाद हंसेगा, मुस्कुराएगा, मौत से आंखें मिलाएगा और उल्टा मौत को डरा करके भगा देगा, वो भाग यहाँ से। ऐसे लोग को आप कैसे चुनेंगे? तो उसके लिए किसको बुलाया जाएगा? साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाएगा। आज भी बुलाया जाता है, पहले भी बुलाया जाता था, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उसी चीज के लिए। और तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मिलिट्री में रिक्रूटमेंट के लिए, इस पॉइंट के अंदर लिख लीजिए, मिलिट्री रिक्रूटमेंट, साइकोलॉजिस्ट को कंसीडर किया गया। बोला कि यार ढंग के लोग दो, नहीं तो हो क्या रहा है, देश को जो है पूरा पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है। सोचिए कि एक पटाखा 20 रुपए का आता है, और ये छोटा सा जो है क्या बोलते हैं आलू बम, ये वो सब जो होता है तनियों का आलू बम होता है, पुट से आवाज करके रह जाता है, 20 रुपए का आता है। तो इतना ज्यादा बारूद, जो गोला बारूद होगा, एक ग्रेनेड की कीमत कितनी ज्यादा होती है, उसका नुकसान करने की क्षमता कितनी आती है, और युद्ध में सालों सालों तक कितना ज्यादा खर्च होता होगा। तो उतना ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं और लेके चले गए चूहा सबको, ठीक है, जो यहाँ से वहां भागे जा रहा है, मतलब फिरे जा रहा है, पूरा देश का नुकसान हुए जा रहा है। इतना हम खर्च कर रहे हैं युद्ध में इसलिए ना, ताकि मेरी सरहदें सुरक्षित रह पाए, मेरे अंदर एनिमी नहीं घुस पाए। और आदमी सब वहां पहुंच गया है जो कि छिप छिप करके बच बच करके युद्ध कर रहा है। जाना था शिकार करने के लिए, वहां जो है क्रिकेट खेलने लग गया, ठीक है। इधर से डिफेंस वो लिया हुआ है, उधर से वो डिफेंस लिया हुआ है। हम गोली मार रहे हैं छुप करके, उधर से वो गोली मार रहा है छुप के, दोनों का गोली एक दूसरे के बंकर पे लग रहा है। आपको आदमी कैसा चाहिए था? आपको आदमी चाहिए था काल भैरव की तरह, घुस करके जो है सबका गला रेत दे एक लाइन से, तब ना जाकर के आपका देश सुरक्षित रहेगा। तो वैसा आदमी आप कहाँ से लाओगे? वैसा आदमी को लाने के लिए साइकोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। आप देखोगे कि किन बच्चों में ना वो बेसिक जो है हिम्मत वाली बात है, किनमें स्ट्रेंथ है, किसमें करेज है, किसको एडवर्सिटी को देख करके सामने बाधा आती है तो उसको देख करके उसको सेफ्टी याद नहीं आता है, उसको ईगो याद आता है। अरे तेरी का बाधा है, अरे तुम रे, रुक बेटा बताते हैं, और वो बैल की तरह कूदता है। तो आपको वैसा आदमी चाहिए उसमें, जो कि हेड्स ऑन अपॉर्चुनिटीज को ले। लेकिन 90% ह्यूमन आपके पास कैसा है, एस्केप करेगा। जैसे ही कोई बाधा आएगी तू पहले अपना सोचेगा, है मेरा सेफ्टी, कहीं हमको ये ना हो जाए। वैसा आदमी फौजी नहीं हो सकता है। फौजी वही आदमी हो सकता है जो बाधा को परास्त करे, क्योंकि जब अपना सोचेगा आदमी तो बगल वाले को गोली लगी तो उसको कौन जाएगा उठाने के लिए, ठीक है। 4-5 आदमी का फोर्स है। अब क्यों फौजी का मेंटेलिटी इतना अलग होता है? जैसे मान लो कि सामने एक फौज का टुकड़ा है, ठीक है, उसमें 20 लोग हैं, और एक गुंडा है, लुक्खा है, पिस्तल लेकर के खड़ा है। तो एक जो कमांडो यूनिट होगी उसको पता होगा कि तुम्हारे पिस्तल में मात्र 6 गोलियां और हम लोग 20 हैं, चला 6 को ही गिराएगा ना। बाकी उसके बाद क्या करेगा? जैसे पिस्टल खाली होगी उसके बाद तो खा जाएंगे तुमको। बाकी जो अपने 6 है उसको भी हॉस्पिटल में डाल के बचा लेंगे। एक गोली से तो मरने वाला है नहीं आदमी, तो तू एवर पावर हो जाएगा। लेकिन सिविलियन क्या है? सिविलियन 1 लाख में जो है एक बुलेट सिर्फ लेकर के कोई लुक्खा जाता है, एक बुलेट फायर करता है हवा में, सिविलियन भगदड़ में जो है 1000 सिविलियन को मार दिया जाता है। टेररिज्म का यही तो बेसिक है ना, टेरर का इस्तेमाल करके वो लोग ऐसी चीजों को अंजाम देते हैं।
तो साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया, बोला गया कि कैसे सेलेक्ट करोगे, तो साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि हम लोग ना स्टिमुलस देंगे बच्चे को, जो बच्चा आएगा हमारे पास फौज में या जिसको भी आप बुलाओगे, जो मतलब सिलेक्शन होगा। वार के टाइम पे क्या होता है कि सारी इंडस्ट्रियां ठप हो जाती है, सारे उद्योग ठप हो जाते हैं, क्योंकि सारा खर्चा, देश का सारा पैसा जाने लगता है गोला बम बारूद सुरक्षा में जाने लगता है, तो बेरोजगारी बढ़ जाती है युद्ध के टाइम पे। जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे रोजगार पाने के लिए, फौज में नौकरी करने जाएंगे, तो भीड़ लग गई बाहर सिलेक्शन सेंटर के, तो भीड़ लग गई बाहर। कैसे लोगों को छांटा जाए, कैसे अच्छे लोगों को लिया जाए, साइकोलॉजिकल टेस्ट से डेवलप हुए, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप हुए जिसमें कि इंटेलिजेंस टेस्ट भी डेवलप हुए। बोला गया कि फौजी जो है कुछ भी होना चाहिए, बेवकूफ तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, निहायत बेवकूफ नहीं होना चाहिए हर दर्जे का। फौजी हमेशा, जो सोल्जर है वो स्मार्ट होना चाहिए। अब सोल्जर की बात, जो भी फाइटर या वॉरियर मेंटालिटी का आदमी है, स्मार्ट नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो लिए गए उसका एक मोस्ट प्रोमिनेंट चीज बना इंटेलिजेंस टेस्टिंग। सबसे पहला शर्त, इंटेलिजेंस से सब कुछ निर्धारित होता है। कैसे? अगर व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो व्यक्ति क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर है। अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता होगी, वो देख रहा है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, तब ना उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तभी वो एडवर्सिटी के फेस में वो डरेगा नहीं, उसको लगेगा कि नहीं नहीं हम सॉल्व तो कर सकते हैं। डर भी लगेगा तो भी डर को ओवर पावर कर देगा। तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग को बेसिक माना गया कि भैया जो आदमी में इंटेलिजेंस होगा ना, या जो उसका यूज कर पाएगा, वही जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब जो बिलो इंटेलिजेंस है, उसको डर लगने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि साला हमसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जिसमें इंटेलिजेंस है, ग्रेनेड था, उछाल दिया ग्रेनेड, तो ये चीज बहुत ज्यादा बहुत कॉमन सी बात है फौज में। पिन खोल करके ग्रेनेड उछाल दिया, 5 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बैठे हुए हैं, और अचानक से वो ग्रेनेड ग्रेनेड आ गया, तो वैसे में क्या करेगा, 2 से 3 सेकंड से पहले जब वो फटेगा उसको उछाल के तुरंत दे देगा। तो उतनी जल्दी दिमाग में वो आना चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा कि एकदम इंटेलिजेंस लुल्ल होगा, तो देख करके हाय मार, तुरंत ऐसे हो जाएगा, मुंह खुला रह जाएगा, 3 सेकंड में ब्लास्ट हो गया, आप तो गया, आपका पूरा का पूरा यूनिट भी चला गया, तो देश को नुकसान हो गया। इतना साल तक तुमको बिठा कर, मतलब तुमको सैलरी दिया और तुम किसी काम आए नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था, ठीक है, मिलिट्री डिमांड, कि मिलिट्री रिक्रूटमेंट के कारण जो है ना, इस चीज की डिमांड हुई कि हमें लोग चाहिए जो कि ढंग के हो। तो पहली बार जो है ना लोगों का रिक्रूटमेंट और इन चीजों में इस चीज का इस्तेमाल होने लगा। जब मिलिट्री में यूज हुआ तो फिर इंडस्ट्री में भी यूज होने लगा, कि उद्योग में भी तो हमें स्मार्ट लोग चाहिए, वहां भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिर क्या हुआ, एजुकेशन में यूज होने लगा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का। तो इसके कारण बिहेवियरिज्म को मदद मिली। तो बिहेवियरिज्म को कैसे मदद मिल गई सर इससे? क्योंकि बिहेवियरिज्म बात करता था, ठीक है, बिहेवियरिज्म किसकी बात करता है? आउटवर्ड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की, और इसको टेस्टिंग भी किया जा सकता है। आपने मैथ का प्रॉब्लम दिया किसी को, वो कितने देर में बनाया, ठीक है, 10 प्रॉब्लम को बनाने में उसको कितने टाइम लगा, तो इस पे पता चल गया कि उसका मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस कितना तेज है। मैथ किस चीज पे आधारित भाषा है? लॉजिक पे आधारित भाषा है। तो कोई आदमी अगर मैथ अच्छे से बना रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका लॉजिकल पार्ट ऑफ ब्रेन जो है अच्छे से फंक्शनल है, ठीक है। तो आउटवर्ड बिहेवियर जो है ये हम इसको देख सकते हैं। अब इंट्रोस्पेक्शन में हम प्रोजेक्टिव टेक्निक लगा के किसी के भीतर या इंट्रोस्पेक्शन में जाके नहीं देख पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक सिचुएशन देंगे। एक टेस्ट होता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये हम भी दिए हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए। जब इंटरव्यू देने जा रहे थे तब SRT टेस्ट होता है। SRT टेस्ट में क्या होता है, 1 सेकेंड रहेगा आपको रिस्पॉन्स देने के लिए, मात्र क्वेश्चन अलॉट रहे थे, अचानक आपको जो है पिस्तौल से सराउंडेड गनमैन जो है वो रोक लेते हैं और आपके पार्टनर को पकड़ लेते हैं और सारा सामान हैंड ओवर करने के लिए कहते हैं, आप क्या करेंगे? इसमें सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। सोचने का वक्त मिलेगा तब आप सोच के बहुत अच्छे सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे। 1 से 2 सेकंड मिलता है बस, ताकि आपका जो नेचुरल जो जेन्युइन रिस्पॉन्स है वो निकल करके सामने आ पाए। तो ये होता है SRT। एक होता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपको एक शब्द दिया जाएगा और उस पर सेंटेंस बनाना होगा, वो भी 1 से 2 सेकंड के अंदर बनाना होगा, ताकि उस शब्द को देख के आपके दिमाग में क्या चीज आता है वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये चीज हुआ था। तो
तो अब इसके हिसाब से क्या होते हैं, आगे इंटरव्यूज वगैरह होता है, आपसे पूछा जाता है क्या है ये वो। तो बिहेवियरिज्म जो है, और फिर ये आउटवर्ड बिहेवियर को ये टेस्ट कर सकता है बिहेवियरिज्म, इसीलिए बिहेवियरिज्म के जो है इससे बूस्ट मिला। अब क्या हो गया, जब मिलिट्री टेस्टिंग हो गया, होने लगा, जब इंडस्ट्रियल टेस्टिंग होने लगा, लोगों को फिल्टर किया जाने लगा, रिक्रूट किया, स्क्रीन किया जाने लगा, तो क्या चीज देख के आप स्क्रीन करते हो? उनको कुछ सिचुएशन देते और उनका रिएक्शन देखते, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल पे सारे टेस्टिंग्स बनी। तो जब स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल का यूज हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है? बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म को ग्रोथ मिल रहा है। तो उसके उदय के कारणों में जो है ना, ये सारी चीजें मेन रूप से प्रभावी थी बिहेवियरिज्म में। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ठीक है, बिहेवियरिज्म का लंबा चलेगा, थोड़ा 3-4 क्लास चलेगा। ठीक है, बहुत डिटेल में। स्लाइड को ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, बिहेवियरिज्म क्या है कि गहराई वाली थोड़ी चीज है, और पहले हम लोग इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ लिए, कैसे कैसे समय पे आया, क्यों उदय हुआ, क्या हुआ। अब आगे जाके इसके एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे, रिसर्च को पढ़ेंगे, दृष्टिकोण को डिटेल में पढ़ेंगे। कितना ऊपर बताइएगा?